हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। और यह चैप्टर का नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। क्या है दोस्तों? व्यापार एवं भूमंडलीकरण है। क्या है दोस्तों? व्यापार एवं भूमंडलीकरण है। और इससे जानने से पहले आज यह इस चैप्टर से भाई आपको बताने से पहले हम अब इसके बारे में डिटेल में बता देना चाहते हैं कि व्यापार मतलब व्यापार और भूमंडलीकरण क्या होता है दोस्तों। तो इससे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले और आज जो हम आपके सामने 20 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, यह ऑब्जेक्टिव आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना इस सब्जेक्ट से कर लेते हैं, इस चैप्टर से कर लेते हैं, तो उम्मीद रखिए कि इससे बार एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं आने वाला है। और इसके साथ साथ हम आपको सब्जेक्टिव का भी बताने का प्रयास करेंगे, मतलब सजेशन देंगे, ताकि आपका प्रश्न जो बनेगा इससे इस चैप्टर से जो प्रश्न बनेगा आपका सब्जेक्टिव के तौर पे, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं अपनी चैप्टर की ओर और चैप्टर के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपनी प्रश्न की ओर। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्यापार। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? व्यापार। आप समझिए व्यापार कहते किसे हैं। दो दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति या दो या दो से अधिक देशों के साथ होने वाले वस्तुओं का आदान प्रदान, मतलब होने वाले वस्तुओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है दोस्तों? वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले वस्तु का आदान प्रदान, होने वाले वस्तु का व्यापार को क्या कहते हैं दोस्तों? व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। और भूमंडलीकरण क्या होता है दोस्तों? भूमंडलीकरण के बारे में आप जान लीजिए कि भूमंडलीकरण क्या होता है। दो मतलब एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश को जोड़ने, मतलब दुनिया के देशों को जोड़ने के लिए, मतलब जोड़ने का प्रयास करने के बाद जो व्यापार किया जाता है, मतलब आप जानते होंगे, जैसे देखिए कि भारत का वस्तु जैसे चाइना जाता है और चाइना का वस्तु भारत आता है, तो उसी प्रकार मतलब उसी प्रकार जो है अन्य देशों का सामान अन्य देशों में जिस मार्ग से होकर जाता है, मतलब जो साधन होता है वस्तुओं का पहुंचाने का, वही भूमंडलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भूमंडलीकरण कहलाता है। एक देश से दूसरे देश पहुंचाने की रास्ता, मतलब यातायात को क्या कहते हैं? जोड़ने की प्रक्रिया को ही भूमंडलीकरण कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर। हम आप इस प्रश्न के साथ साथ, मतलब हम आपके सामने जो प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, उस प्रश्न के साथ साथ हम आपको सब्जेक्टिव का भी सजेशन देते जाएंगे कि आपका यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा और उसका उत्तर भी हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपनी प्रश्न की ओर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो दोस्तों पहले सुनिए कि गिरमिटिया मजदूर होता क्या है। गिरमिटिया मजदूर होता है, जब देखिए औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ था, क्या हुआ था? औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ था, तो गांव के लोग मतलब बेरोजगार हो जाने के कारण वह शहर की ओर भागना शुरू किए। किस ओर? शहर की ओर भागना शुरू किए। और कई सारे लोग जो है विदेश भागना, मतलब विदेश भागने का प्रयास किया अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। और जो है मतलब हमारे भारत देश पे किसका शासन था? ब्रिटेन का शासक था। और ब्रिटेन अपनी देश को विकसित बनाने के लिए, मतलब वहां पे मजदूर नहीं होने के कारण यहाँ से, मतलब हमारे भारत देश से कई मजदूरों को ले जाकर के वहां पे काम करवाया जाता था। किस आधार पे? गारंटी, मतलब जो है मतलब नियम के आधार पे ले जाते थे कि हम आपको मतलब ले जाते थे 5 साल तक के। उसके मतलब जैसे आप सुनते होंगे कि जैसे कोई दुकानदार जो है किसी का रूम लेता है, उसी प्रकार 5 सालों की, मतलब जो 1 साल 2 साल, उसी प्रकार जो है मतलब ले जाया जाता था मजदूरों को। 5 साल के बाद ही आप अपना स्वदेश लौट सकते हैं। क्या? 5 साल के बाद ही आप अपना स्वदेश लौट सकते हैं। तो इसी डील के साथ साथ जो है ब्रिटिश सरकार जो है मजदूरों को, मतलब भारत के मजदूरों को अपने देश ले जाते थे और अपने देश ले जा करके वहां उनको खेतों में जो है जुटा देते थे, मतलब आप यह काम करिए। और आप जब तक काम नहीं छोड़ सकते हैं जब तक कि आपका 5 साल नहीं हो जाए। तो आप 5 साल के बाद ही आप अपना देश, मतलब इस काम को छोड़ के जा सकते थे। और यही 5 साल में उस मजदूर का बहुत शोषण किया जाता था, मतलब बहुत काम उससे लिया जाता था, बहुत काम लिया जाता था। और देखिए हमारे बिहार मतलब हम जिस राज्य में रहते हैं
उन राज्य है बिहार, बिहार का जो है पश्चिमी क्षेत्र क्या है दोस्तों, बिहार का पश्चिमी क्षेत्र जो है पश्चिम क्षेत्र जो है पश्चिम क्षेत्र से बिहार के मजदूरों को विदेश ले जाया करता था, विदेश ले जाया जाता था उनको खेतों में काम करवाने के लिए, वो उनको मतलब अनाज उत्पादन के लिए जो गिरमिटिया मजदूर बना करके बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है 1 नंबर का, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो देखिए बिहार के किस क्षेत्र से, देखिए बिहार के मजदूरों को ही बल्कि नहीं मतलब भारत के, देखिए क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, इन सारे देशों इन सारे राज्यों से भी गिरमिटिया मतलब मजदूर को विदेश ले जाया जाता था डील के आधार पे कि आपको 5 साल तक हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा, उनके बाद ही आप इस काम को छोड़ सकते हैं और अपना स्वदेश लौट जा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस प्रकार से प्रश्न ना पूछकर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को ले जाया जाता था। देखिए घुरा फिरा के आंसर आपसे पूछा जा सकता है, बल्कि हम आपके सामने जो लेकर के आए प्रश्न इस तरह से ना पूछ करके घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, मतलब पूछेगा तो यही प्रश्न आने की संभावना गारंटी है प्रश्न की, मगर पूछा जाएगा घुमा फिरा के। जरूरी नहीं कि हम आपके सामने जो लेकर के आए वही प्रश्न पूछा जाए, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो मजदूरों को। अनुबंधित मजदूर मतलब अनुबंधित मतलब डील के आधार पे, मतलब आप 5 सालों तक हमारे काम को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और बेरोजगारी, देखिए अगर आपके सामने बेरोजगारी छा जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी, तो आपको कोई भी कुछ अगर कुछ भी देना मतलब कुछ भी इनकम दे, अगर आपको बुलाए कि आप यह काम करिए हम आपको इतना देंगे, तो आप अगर बेरोजगार हैं तो आप उस जगह पे जाइएगा, क्या जाइएगा। उसी प्रकार बेरोजगारी भारत में छा जाने के कारण, बेरोजगारी आ जाने के कारण, उद्योगीकरण के कारण, बेरोजगारी छा जाने के कारण मतलब लघु उद्योग कुटीर उद्योग समाप्त हो गया और बेरोजगारी आ गई। अब लोग क्या करें, लोग तो इससे विवश हो गया और विवश होने के कारण उनको गिरमिटिया मजदूर बन के विदेश जाना पड़ा, वही कारण है। तो किसे कहते हैं, अनुबंधित मजदूर को। किसे, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। ब्रिटेन वुड्स आंदोलन सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो देखिए यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम से बहुत मोस्ट वीवीआई है, क्या है, मोस्ट वीवीआई है। तो पहले आप यह समझ लीजिए कि ब्रिटेन वुड्स आंदोलन सम्मेलन होता क्या है। वुड्स आंदोलन सम्मेलन क्या आता है, देखिए 1929 ईस्वी में, मतलब 1929 मतलब 20वीं शताब्दी में जो है हमारे वर्ल्ड में, हमारे देश में जो है अकाल काल मतलब अकाल छा जाता है। क्या छा जाता है, अकाल छा जाता है। अकाल किस कारण छाता है, देखिए गिरमिटिया मजदूर मतलब औद्योगिकरण की जब शुरुआत हुई वर्ल्ड में, सबसे प्रथम कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। तो इंग्लैंड में जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, धीरे धीरे वर्ल्ड में भी फैलने लगा औद्योगिकरण की शुरुआत, मतलब धीरे धीरे अन्य देशों में भी मशीनें लगाई जाने लगी और मशीनों के थ्रू उत्पादन किया जाने लगा। और उत्पादन इतना बढ़ गया कि उपभोक्ता खरीदने की कमी हो गई। मतलब सभी लोग अगर उत्पादन मतलब वस्तुओं का निर्माण ही करेगा, आखिर खरीदेगा कौन। तो इस कारण से जो है उपभोग मतलब वस्तु का निर्माण ज्यादा हो जाने के कारण क्या हो जाता है, अकाल छा जाता है। क्या अकाल छा जाता है, उपभोक्ता की कमी हो जाती है। उपभोक्ता मतलब आप सोचते होंगे कि उपभोक्ता होता क्या है, उपभोक्ता क्या होता है। जैसे देखिए हम कोई चीज बाजार में खरीदने जाते हैं तो क्या होगा, हम उस चीज मतलब हम उपभोक्ता हो गए, किसके लिए, उस दुकानदार के लिए। उस दुकानदार के लिए हम उसका उपभोक्ता कहलाएंगे, मतलब खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाएगा। अगर उत्पादन, देखिए एक तो उत्पादन बेसी हो गया, अगर उत्पादन बेसी हो जाएगा तो क्या होगा, अगर भी उत्पादन बेसी होगा तो सामान की रेट में क्या होगा, सामान का रेट गिरेगा। क्या होगा, सामान अगर उत्पादन बेसी है तो उसका रेट क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, तो लोग जो है कम खरीदेंगे। क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, क्योंकि सस्ता ही है तो क्या खरीदेंगे, सस्ता ही है तो कम खरीदते थे। ऊपर से क्या होता था, उपभोक्ता की कमी हो गई। क्या होगी, उपभोक्ता की कमी हो गई। उपभोक्ता की कमी हो जाने के कारण देश में विदेश में जो है पूरा वर्ल्ड में अकाल छा जाता है, मतलब अकाली का समय आ जाता है। और यह प्रश्न आपसे बन सकता है कि
देखिए यह जो है, यहाँ हम आपके सामने यह प्रश्न लेकर के भी आए हैं। देखिए यहाँ पे 1929 की आर्थिक मंदी, मतलब इसको मंदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अकाल को हम मतलब अकाल ना करके प्रश्न में मंदी कहा जाएगा, मंदी पूछा जाएगा, मंदी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा। तो देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका उस समय देशों को, अन्य देशों को जो है लोन दिया करता था। क्या लोन दिया करता था? औद्योगिकरण के विकास के लिए, कि आप इतना पैसा लीजिए, और मतलब औद्योगिकरण के विकास के लिए दिया करता था। और अकाल छा जाने के कारण, अकाल जब छा जाता है, मंदी का समय सबसे मतलब आ जाता है, तो सबसे बुरा असर अमेरिका पे पड़ता है दोस्तों। किस पे? सबसे बुरा असर अमेरिका पे पड़ता है। अमेरिका पे कब, मतलब यह मंदी जो आती है कब आती है? मंदी 1929 के समय में आती है। और इसका प्रभाव एक अमेरिका में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के प्रत्येक देशों पे छा जाता है। और इसमें हमारा देश भारत भी इसमें शामिल है। क्या दोस्तों? हमारा देश भारत भी शामिल है कि 1929 में भारत में भी अकाली छा जाता है। मतलब मंदी का दौर चला था, मंदी का दौर चलाता है। और इस मंदी से उबरने के लिए विदेशों, मतलब देश, वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, मतलब देश, सभी देश मिल करके एक क्या करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं। क्या करते हैं? एक सम्मेलन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वुड्स सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? और यह सम्मेलन ब्रिटेन में होता है, इसलिए इसे ब्रिटेन वुड्स आंदोलन कहते हैं, सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। और यह कब होता है? यह 1944 में होता है। कब होता है? 1944 में होता है। और 1929 से लेके 1939 तक सभी देश आर्थिक मंदी से जूझते हैं। क्या? आर्थिक मंदी से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत बेरोजगारी छा जाती है, भूखमरी छा जाती है। मतलब मानिए कि अगर बेरोजगारी छा जाएगी, भूखमरी छा जाएगी तो क्या होगा? तो 1929 में यह मंदी बहुत बुरा समय चल रहा था। उस समय वर्ल्ड में सबसे बुरा समय चल रहा था वह 1929। उसके बाद होता है 1939 में वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब लड़ाई हो जाती है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, वर्ल्ड वॉर हो जाता है। क्या? वर्ल्ड वॉर हो जाता है। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर चलता है। और इस वर्ल्ड वॉर मतलब इसको स्थगित करने के लिए, इस वर्ल्ड वॉर को स्थगित करने के लिए एक सम्मेलन होता है, वुड्स सम्मेलन। और आर्थिक मंदी से उबरने के लिए भी, आर्थिक मंदी से उबरने के लिए एक सम्मेलन होता है, जिसे वुड्स सम्मेलन कहते हैं। और यह कब होता है? 1944 में होता है दोस्तों। कब होता है? 1944 में होता है। और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, यहां से प्रश्न बन सकता है कि, और सब्जेक्टिव के तौर पे 2 नंबर के प्रश्न की ओर, कि ब्रिटेन मतलब वुड्स सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, या तो वुड्स सम्मेलन से आप क्या मतलब इससे क्या तात्पर्य है। इस तरह से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बन के आ सकता है। तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों 4 नंबर प्रश्न की ओर। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई, मतलब आर्थिक संकट मतलब मंदी का जब दौर आया तो यूरोप में भी आया था। और यूरोप का एक ऐसा देश जो आर्थिक मंदी से नहीं जूझा, कौन सा देश? फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जो आर्थिक मंदी से नहीं जूझा। मतलब यह जो है, इनमें इस देश में भुखमरी, बेरोजगारी की समस्या नहीं आई थी, बेरोजगारी समस्या नहीं आई थी। और आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा देश है जिसमें कि भुखमरी मतलब आर्थिक मंदी नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 4 नंबर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो मतलब आर्थिक संकट से उबरने के लिए जो है यूरोप में जो है एक शासन प्रणाली, देखिए यहाँ पे फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली का उदय होता है। किसका? फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली का उदय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर 4 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? आधुनिक युग मतलब, आधुनिक मतलब हम किस युग में जी रहे हैं? आधुनिक युग में जी रहे हैं। क्या दोस्तों? आधुनिक युग में जी रहे हैं। और हमारा देश आधुनिक भारत की ओर बढ़ रहा है। क्या? आधुनिक भारत कहलाता है अभी, मतलब विकसित विकासशील देश की गिनती में हमारा भारत देश आता है। तो देखिए 5 का प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी?
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी, जो कि ब्रिटेन में शुरू होता है। कहां? ब्रिटेन में शुरू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। इसी क्रांति के कारण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में औद्योगिक में क्या होता है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति होती है औद्योगिक क्रांति। क्या दोस्तों? औद्योगिक क्रांति के ही कारण क्या होता है? औद्योगिक क्रांति कारण ही, मतलब इससे पहले भी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। शहरीकरण, शहरी जीवन में बदलाव होता है। भूमंडलीकरण का शुरुआत, मतलब व्यापार होने लगता है। भूमंडलीकरण आपके मतलब आपको बताया कि एक देश से दूसरे देश को सामान आदान प्रदान करने के लिए जो व्यवस्था होती है, जो यातायात का साधन होता है, उसे ही भूमंडलीकरण कहते हैं। इसे ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर की ओर। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ। कब? 1990 के दशक में हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में। हम आपको बताएं कि अमेरिका जो है 1929 ईस्वी में बड़ी बुरी दौर से गुजर रहा था। अमेरिका बहुत बुरी दौर से गुजर रहा था आर्थिक मंदी के कारण। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1929 ईस्वी में। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। एशिया और यूरोप के बीच कौन सी प्रणाली प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? मतलब एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल, मतलब कौन सा मार्ग ऐसा था जिससे कि एशिया और यूरोप में उस यातायात से वस्तु मतलब व्यापार होता था? किससे? देखिए, एक रेशम मार्ग होता है। क्या? चीन में, मतलब यह जो है चीन से होते हुए, मतलब चीन से होते हुए, मतलब एशिया से होते हुए यूरोप तक जाता है यह मार्ग, जिसे रेशम मार्ग कहते हैं। क्या दोस्तों? रेशम मार्ग जो है एशिया से होते हुए भूमध्य सागर तक जाता है। कहां? भूमध्य सागर तक जाता है। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग दोस्तों? रेशम मार्ग। तो क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो है एशिया से लेके, एशिया से होते हुए रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेशम मार्ग, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, या रेशम मार्ग किसे कहते हैं? यह प्रश्न आगे आपके एग्जाम में बन के आ सकता है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, या रेशम मार्ग किसे कहते हैं। देखिए, रेशम मार्ग एक ऐसी व्यवस्था है, रेशम मार्ग एक ऐसी साधन है जिससे जो कि एशिया से लेके भूमध्य सागर जाता है। क्या? एशिया से लेके भूमध्य सागर को जोड़ता है। किसको? एशिया से लेके भूमध्य सागर को जोड़ता है। मतलब यह जो मार्ग होता है चीन से होकर भूमध्य सागर तक होता है, यूरोप तक होता है। कहां तक? यूरोप तक होता है। और यह जो है, यह मार्ग जो है भारत को भी जोड़ता है। क्या? भारत को भी जोड़ता है। और इस मार्ग, यह जो मार्ग है, यह मार्ग जो है प्राचीन मार्ग जो है रेशम मार्ग, इससे पहले यातायात मतलब अर्थव्यवस्था, मतलब इसी से सब कुछ पहुंचा है, सामान आदान प्रदान किया जाता था। इस देश से लेके यूरोप तक सामान को पहुंचाया जाता था। मतलब जैसे आप देखते होंगे ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है सूती वस्त्र, जैसे वस्त्र हो गया, मसाला हो गया, और अफीम हो गया। क्या दोस्तों? अफीम हो गया, मसाला हो गया, वस्त्र हो गया, यह सब क्या होता था? यह सब उपनिवेश, मतलब उपनिवेश बना करके व्यापार करता था। कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन। और इसी मार्ग से मतलब चीन भी, मतलब चीन भी इसी मार्ग से, मतलब यह जो मार्ग है रेशम मार्ग चीन से लेके यूरोप तक को जोड़ता है। किससे? ये चीन से लेके, मतलब चीन कहां पड़ता है? एशिया में पड़ता है। तो एशिया से लेके यूरोप तक इसको जोड़ता है। कौन? रेशम मार्ग। तो देखिए, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग, मतलब यही एक व्यापारिक मार्ग था जो एशिया को यूरोप तक जोड़ता था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, 8 का, एशिया और यूरोप के बीच कौन सी प्रणाली प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? कौन सा? रेशम मार्ग। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना?
मतलब देखिए, व्यापार करने के लिए बहुत सारे देश मिल करके एक संगठन करता है। क्या दोस्तों? बहुत सारे देश मिल करके एक संगठन करता है जिसे विश्व संगठन कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन, WTO कहते हैं। इससे पहले भी हम आपको अगले चैप्टर में इस प्रश्न के बारे में बता चुके हैं कि विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO। क्या दोस्तों? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो देखिए कब बना, 1995 ईस्वी में। तो आपको हम बताए थे इससे पहले कि विश्व व्यापार संगठन का स्तर मतलब कब स्थापना हुआ था, कब बनाया गया था? 1995 में। कब बनाया गया था? और इसी समय जो है भारत भी इसमें जुड़ता है। क्या? 1995 ईस्वी में। इसी समय भारत भी इस सदस्य से जुड़ता है, संगठन से जुड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1995। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? देखिए, कॉर्न लॉ होता क्या है? यह एक ऐसा लॉ है जो कि ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक लॉ लाता है जिसे कॉर्न लॉ कहते हैं। क्या? कॉर्न लॉ कहते हैं। तो यह किस देश में पारित किया गया? तो यह जो है ब्रिटेन में पारित किया गया। ब्रिटेन होगा, या तो ऑप्शन में ब्रिटेन भी आ सकता है या तो इंग्लैंड भी आ सकता है। तो आप यस मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हम आपको ब्रिटेन बताए हैं और एग्जाम में इंग्लैंड आ गया। तो आप क्या करिएगा, तो आप देखिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव में इससे जगह इंग्लैंड भी आ सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? यह ब्रिटेन में पारित किया गया था। कब? ये ब्रिटेन में पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। सिकंदर कहाँ का निवासी था? देखिए, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो इससे पहले हम कुछ बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, सबसे पहला जो है ना, सबसे इससे भी पहले मतलब औद्योगिकरण की शुरुआत होने से पहले भी प्राचीन समय में पहले भी व्यापार होता था कि कहाँ? देखिए, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक शहर होता है। क्या दोस्तों? मेसोपोटामिया एक शहर होता है। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नाम आप जरूर सुने होंगे। और हड़प्पा सभ्यता और देखिए हड़प्पा सभ्यता, यहां पर जो नगर बसा हुआ था और मेसोपोटामिया में जो नगर बसा हुआ था, इन दो स्थलों के बीच व्यापार हुआ करता था प्राचीन समय में। मतलब हमारे इस औद्योगिकरण की शुरुआत होने से पहले भी प्राचीन समय में व्यापार हुआ करता था इन दो स्थलों के बीच, जिसको कि मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो देखिए, और अभी मतलब जो है ये जो सिकंदर जो है एक अलेक्जेंड्रिया स्थल होता है। क्या दोस्तों? अलेक्जेंड्रिया स्थल होता है जिसकी स्थापना सिकंदर करता है। और सिकंदर कहाँ का रहने वाला है? सिकंदर यूनान का रहने वाला। आपसे प्रश्न बन सकता है कि सिकंदर कहाँ का नागरिक मतलब कहाँ का यह जो है सिकंदर कहाँ का रहने वाला है? देखिए यहाँ पे प्रश्न ये सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का, कहाँ का था? यूनान का, जिसे कि हम अभी ग्रीस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रीस के नाम से जानते हैं। और सिकंदर इस ग्रीस को यूनान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? यूनान के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, आपको प्रश्न घुमा फिरा के बोला जा सकता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यूनान दिया गया, तो इसका आंसर तो यूनान हो जाएगा। लेकिन यूनान ना होकर के ग्रीक भी हो सकता है दोस्तों। क्या? यूनान ना होकर के ग्रीक भी ऑप्शन में आ सकता है। तो देखिए इसका आंसर या तो यूनान हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यूनान है तो आप यूनान में टिक मारिएगा, अगर ग्रीक है तो आप ग्रीक में टिक मारिएगा। तो आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। देखिए, सिकंदर जो है सर्वप्रथम अलेक्जेंड्रिया एक विश्व व्यापार होता है। क्या? विश्व व्यापार स्थल होता है अलेक्जेंड्रिया, जिसकी स्थापना सिकंदर करता है। दोस्तों कौन करता है? सिकंदर करता है। और यही जो है विश्व का सबसे पहला जो है अलेक्जेंड्रिया स्थल, जो कि विश्व व्यापार कहलाता है। मतलब वर्ल्ड का सबसे पहला विश्व व्यापार स्थल कौन सा? अलेक्जेंड्रिया। और जिसकी स्थापना अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, यूनान के शासक सिकंदर करता है। कौन दोस्तों? यूनान के शासक सिकंदर करता है। और यह कहाँ स्थित है? यह लाल सागर, मतलब लाल सागर आप नाम सुने होंगे। लाल सागर के निकट स्थित है। कहाँ? लाल सागर के निकट स्थित है।
लाल सागर के निकट यह जो स्थल है, इस नाम जिस नाम से हम जानते हैं अलेक्जेंड्रिया, वह लाल सागर के निकट स्थित है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 12 नंबर की ओर। देखिए यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय मतलब यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो देखिए यह प्रश्न जो है आपको रखना पड़ेगा और दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है पहले, और यह प्रश्न पूछने की संभावना है। तो आप इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा, आप इनको रट लीजिएगा। क्या कीजिएगा? दिमाग में बैठा लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, क्या कि पूछने की संभावना है। देखिए तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा? तो हमने आपको पहले भी बताया कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका पर पड़ा। किस पर पड़ा? अमेरिका पर पड़ा। किस पर पड़ा दोस्तों? अमेरिका पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? देखिए जिस प्रकार ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू किया गया आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, उसी प्रकार ब्रिटेन मतलब अमेरिका में जो है रोजवेल्ट जो है रोजवेल्ट, वो जो मतलब देखिए यहाँ पे यह जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है, इन्होंने जो है, पहले इनका आंसर देख लीजिए पहले आप, उनके बाद हम आपको इनके और बताना चाहेंगे कि यह जो है न्यू डील आखिर होता क्या है, आखिर किसने लागू किया, आखिर लागू करने का कारण क्या था। देखिए 14 का प्रश्न है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। किसने? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की। अब देखिए न्यू डील होता क्या है। न्यू डील एक ऐसी व्यवस्था है, मतलब न्यू डील जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक नियम लाया गया, एक रूल लाया गया, एक अधिनियम लाया गया, जिसे न्यू डील के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? न्यू डील के नाम से जानते हैं। और न्यू डील यह जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति मतलब अमेरिका की राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका की स्थिति सुधारने के लिए न्यू डील लाता है। क्या? न्यू न्यू डील लाता है। न्यू डील लाता है तो क्या हो जाएगा? न्यू डील किस लिए लाया गया? अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मतलब जो बेरोजगारी छा गई थी, जो भुखमरी छा गया था, उसको समाप्त करने के लिए एक नियम लाया गया था, जिसे न्यू डील कहते हैं। किसने लाया था? रोजवेल्ट ने। किसने? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, अमेरिका के राष्ट्रपति। कब कब लाए थे यह कब लाए थे? तो देखिए 1929 में छाया था। और यह जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। और यह अधिनियम जो है, न्यू डील जो नियम है, यह 1933 में ही लाया जाता है। किनके द्वारा? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए वैश्वीकरण क्या होता है? देखिए यह जो हम आपको बताए भूमंडलीकरण, यही भूमंडलीकरण आपका वैश्वीकरण कहलाता है। क्या? वैश्वीकरण कहलाता है। और इनका प्रभाव कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र पर पड़ा। किस पर? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में पड़ा, जिसके कारण लघु उद्योग, कुटीर उद्योग समाप्त होने का यही कारण है, भूमंडलीकरण। क्या दोस्तों? भूमंडलीकरण। तो देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। भारत सदस्य नहीं है। भारत मतलब यह प्रश्न भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। भारत निम्न में से किसका सदस्य नहीं है? यह जो आप देख रहे हैं ओपेक, जैसे आप ओपेक, इसका आंसर तो सही हो जाएगा। और इसके बारे में हम कुछ बताते हैं। देखिए कि आप G20 नाम सुने होंगे। क्या? G20 देश में बहुत सारे देश सम्मिलित होकर के अपने अपने देशों के लिए क्या क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी चीजों पर बात करते हैं कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए क्लाइमेट चेंज। जैसे कि आप देखिए आजकल के युग में जो अभी के तौर पे जो है क्लाइमेट चेंज, मतलब देखिए ठंडी का समय है और ठंडी का अनुभव नहीं हो रहा। तो ये देखिए कैसी है, मतलब
भयानक गर्मी इसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज। बिन बरसात मौसम, बिन बरसात जो है मतलब मौसम कुछ और का होगा और कुछ और होगा। मतलब अभी देखिए कुछ और मौसम है और गर्मी धूप, यही है क्लाइमेट चेंज। और इनके लिए बहुत सारे देश, जैसे आप G20 नाम सुने होंगे, बहुत सारे देश शामिल होकर के बहुत सारे फैसले लेते हैं। उसी प्रकार जो है एक सदस्य है ओपेक। ओपेक देखिए, ओपेक ये तो आपका हिंदी में लिखा है, मतलब इसका शॉर्ट OPEC यही होता है। ओपेक क्या होता है? ओपेक यही होता है। क्या होता है? ओपेक यही होता है। तो भारत सदस्य नहीं है किसका? ओपेक का। किसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, इसमें यूरोप मतलब बहुत सारे देश को बहुत क्षतिग्रस्त हुआ था और वह अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक यूरोपीय संघ लाता है। क्या? यूरोपीय संघ लाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर आया? विश्व बाजार हमने आपको बताया कि सिकंदर द्वारा बसा गया शहर लाल सागर के बगल में अलेक्जेंड्रिया विश्व का सबसे पहला विश्व बाजार के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा? विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर आया? तो कौन सा? अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन नंबर सी। 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक मतलब आर्थिक मंदी से उबरने के लिए एक स्थापना, या जो बुर्स सम्मेलन से करवाए थे आपको, इसी सम्मेलन में फैसला लिया जाता है। इसी सम्मेलन में फैसला लिया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना इसी सम्मेलन में किया जाता है। विश्व सम्मेलन, विश्व बैंक मतलब कौन सा? विश्व बैंक, WB वर्ल्ड बैंक जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक कहते हैं, हिंदी में विश्व बैंक कहते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी में। और यह जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। देखिए इनका आंसर रखना, मतलब इनका याद रखना, इन दोनों प्रश्नों का आंसर याद रखना सेम है। आप एक प्रश्न का उत्तर याद रखिए, दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए 19 का तो हम आपको बता दिए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। और चलते हैं 20 नंबर अंतिम प्रश्न की ओर। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? तो कौन सा सागर? लाल सागर। हम आपको अभी बताए थे कि लाल सागर के बगल में सिकंदर यूनान के सम्राट सिकंदर द्वारा अलेक्जेंड्रिया शहर का स्थापना किया गया था लाल सागर के बगल में। लाल सागर मुहाने पर बसा, मुहाने मतलब बगल में बसा हुआ था। तो यह वीडियो दोस्तों आप समाप्त होता है और हम आपके लिए जितना इतना सारा जो प्रश्न लेकर के आए हैं, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न बाहर आने वाला नहीं है। तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जम के शेयर कीजिए, ताकि आपके साथी भी अपने सपनों तक पहुंच सके। और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन